हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा फंडामेंटल राइट्स या फिर जो मूलभूत अधिकार है आप लोगों के मौलिक अधिकार, इनके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोगों का लेक्चर है, ठीक है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से, और मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी करवाता चलूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर में। अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल या जो मौलिक है या मूलभूत है, इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल मतलब कि ये तो होने ही चाहिए, बाकी चीजें हैं, ठीक है, वो चलेगा, बट ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, समझी जी, बारात का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। ठीक है, मतलब खाना रखो ना रखो, बट पान पराग तो नहीं चाहिए, ऐसा वाला कंसेप्ट मान लो शायद उन लोगों का था। तो फंडामेंटल राइट्स ये तो अधिकार, कम से कम और भी बहुत सारे अधिकार हम हमारे सिटीजन्स को देंगे, बट ये अधिकार तो कम से कम होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज फंडामेंटल। इसको इसको संविधान ने गारंटी आप लोगों के लिए ली है, संविधान ने, कि इसकी जो है ये आपको तो मिलना ही मिलना है। ठीक, फंडामेंटल। अब फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जरूरी क्यों है, क्यों लाने की जरूरत पड़ गई फंडामेंटल राइट्स को? ऐसे भी तो काम चल सकता था, ऐसे ही लिख देते अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलने लगे? देखिए, फंडामेंटल राइट जो है आप लोगों को अथॉरिटेरियन रूल से बचाता है, कि कल जाके मान लीजिए कि एक्स वाई जेड पर्सन अगर मान लो दूसरे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या कोई एक्स वाई जेड पार्टी आ जाती है सरकार में और वो अपने मन मर्जी से काम करने लगे, लोगों को सताने लगे, तो उससे बचाव कैसे होगा? लोगों के पास अधिकार होंगे, कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो उनसे नहीं छीने जा सकते, तभी तो सरकार जो है कंट्रोल में रहकर काम करेंगी। तो तानाशाही से, अथॉरिटेरियन रूल से बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है आप लोगों के यहाँ पर में होते हैं। इसके अलावा टायरनी, उत्पीड़न, अगर कोई आपकी सरकार आपका उत्पीड़न कर रही है या कोई और व्यक्ति आपका उत्पीड़न कर रहा है, उससे आपको बचाने के लिए यहाँ पर में उसके बारे में अकरमुल हक जी, वो एक बार चेक कर लूंगा उसके बारे में, फिर आपको बताता हूँ क्यों जो नया उन्होंने किया है। उर्दू की क्लासेस अवेलेबल नहीं है, उर्दू वाली, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो इसका ये है कि भाई फंडामेंटल राइट्स बेसिकली ये है कि तानाशाही से बचाते हैं, उत्पीड़न से बचाते हैं। इससे सरकार कानून के मुताबिक काम करेंगी, कानून से हटकर काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पर में गवर्नमेंट ऑफ लॉ, जो गवर्नमेंट ऑफ लॉज है, ठीक है, ये नॉट ऑफ मैन है, मतलब गवर्नमेंट, सरकार के लिए ये कानून है कि सरकार ने क्या क्या करना है। ठीक है, कानून की सरकार बनाना है, व्यक्ति की नहीं, कि कोई व्यक्ति आया यहाँ पर में कि दोस्तों अब से जो है अपनी की चलेंगी, यहाँ पर मैं अपन जो बोलेंगे वो करेंगे, गांधी जी की फोटो हटाओ वहां से, ठीक है, यहाँ पर मैं मेरी फोटो लगाओ, और क्या करने का है अपन ने, और क्या क्या कर सकते हो अपन लोग यहाँ पर में, मेरे बर्थडे के ऊपर में वो रूल्स दे दो। ठीक है, और गांधी जी वाला क्या था, गांधी जी के बर्थडे के ऊपर में शराब बैन थी, मेरे बर्थडे के ऊपर में क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, बर्थडे के ऊपर में एक के ऊपर एक फ्री देंगे। ठीक है, कोई आ सकता है ये रूल लगा सकता है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, कानून की सरकार हो, ना कि किसी व्यक्ति की, इसको सुनिश्चित करता है फंडामेंटल राइट्स आप लोगों का। ठीक है, इसकी गारंटी जो है फ्रेंड्स, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को बोली है कि आपने लेनी है। तो जस्टिफाइबल है नेचर के अंदर में, ये मतलब कि ये न्यायोचित है, आप न्यायालय में इसको चुनौती दे सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, चलिए, कोई भी विक्टिम है जिसके फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हमारे भारत के संविधान में ये चीज कहाँ लिखी है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कौन से वाले सुपर टेट की बात करो सचिन गुप्ता जी, आप वो बात करवा देना टीम से, वो उनको बता देंगे। देखिए, पार्ट नंबर 3 जो है ना आप लोगों का, हमारे भारत का संविधान को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 25 पार्ट्स है, 25 पार्ट्स। ठीक है, उसमें से जो थर्ड नंबर का जो पार्ट है, ये वाला तीसरे नंबर का पार्ट, जिसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक दिए हुए हैं, इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार, ये हमने यूएसए के संविधान से लिए है। यूएसए के संविधान में एक बिल ऑफ राइट्स करके एक
उनका एक खंड है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए के संविधान के अंदर में, वहां से हमने इसको उधार लिया या उसको बोरो किया, बेसिकली वहां से कॉपी किया है। जैसे कि एक बार करीब 800 साल पहले की बात है, ब्रिटेन के अंदर में, ब्रिटेन के उस समय के जो राजा थे, उन्होंने अपने लोगों को कुछ अधिकार दिए थे। उस दस्तावेज को जिसमें वो अधिकार दिए थे उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो उसी की संज्ञा लेकर, उसी का उदाहरण लेकर भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? पार्ट नंबर 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? पार्ट नंबर 3 को, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो ये भाई लिखा तो है यहाँ पर में, भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स जो है, ये आप लोगों की छोटी छोटी चीजें जो आगे में भी आने वाली है आप लोगों की, जो बस एक आप लोगों को वो दे रहा हूँ। अरे वो वुड्स डिस्पैच जो है वो भारत के लिए एजुकेशन का मैग्ना कार्टा है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको मैग्ना कार्टा नाम दे दिया जाता है। तो आपका एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? तो वुड्स डिस्पैच को बोलते हैं, वो अलग चीज है। एजुकेशन का मैग्ना कार्टा, ये जस्ट मैग्ना कार्टा। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो नीचे वाले पॉइंट है आप लोगों के, ये आगे में आने वाले, डोंट वरी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स जो है आप लोगों के, ये किसी भी तरीके से आप लोगों के परमानेंट नहीं है, स्थाई नहीं है। ठीक है, स्थाई, ठीक है, स्थाई नहीं है। ये आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं, मतलब कि इसको अमेंड किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे भारत के संविधान के अंदर में अभी आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिखते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन वाला, एजुकेशनल राइट माइनॉरिटीज के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये 6 है। बट एक्चुअल में 7 हुआ करते थे। आपका जो आर्टिकल नंबर 31 था, जिसके अंदर में राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ था, उसको 78 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपका भारत के संविधान में से हटा दिया गया। मतलब फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स जोड़े जा सकते हैं क्या कोई और? जी हाँ, ठीक है, जोड़े जा सकते हैं। क्या संविधान में से फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है? किसी फंडामेंटल राइट्स को? जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये हटा दिया गया है। जो एक आर्टिकल नंबर 31 है, जो पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था कि संपत्ति रखने का अधिकार है आप लोगों के पास में, और ये फंडामेंटल राइट है आपका। जमींदार वगैरह जो लोग थे वो उसका इस्तेमाल जमींदारी कानून को बचाने के लिए करते थे। ठीक है, तो इसको हटा ही दिया गया डायरेक्ट डायरेक्ट। अब संपत्ति का अधिकार कहाँ डाल दिया गया? ये केवल कानूनी अधिकार है। ठीक है, लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब बस आपके पास में कानूनी राइट है कि भाई हाँ, संपत्ति रखना कोई गुनाह नहीं है। आर्टिकल नंबर 300A के अंदर में ये बात बोल दी गई है। ठीक है, पार्ट नंबर जो आप लोगों का 12 है, उसके अंदर में ये बात बोल दी गई है कि भाई फंडामेंट जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट था पहले, अब वो केवल लीगल राइट रहेगा, और आर्टिकल नंबर 300A के अंदर में इसको रख दिया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू भी करेंगे और आगे में। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में ये आपको राइट टू इक्वलिटी दिया है, राइट टू फ्रीडम दिया है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, आपका अदरक लहसन प्याज, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, एजुकेशनल कल्चरल राइट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। अब मान लो चाइना ने उधर से हमला कर दिया, ढुस 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 आया उधर से भागते हुए चाइनीज लोग। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी आंखें लेके कर रहे आप लोगों के ऊपर में। इधर से बोला पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया। ठीक है, नेपाल ने भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आके हमला कर दिया। बांग्लादेश बोले हमको भी प्रूफ करना है अपने आप को, हम 71 से हम लोग प्रूफ ही नहीं कर पा रहे, कोई लड़ ही नहीं रहा हमसे। ये क्या बात हो गई? मतलब तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, हमको मौका ही नहीं दे रहे लड़ने का, हम भी लड़ेंगे करके। और वो भूटान बोल रहा है कि भाई मतलब मैं क्या, मैं कच्चा नींबू, मेरे को मैं कच्चा नींबू नहीं बनूंगा, मैं भी लड़ूंगा। सब लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। तो अब आप बताओ, ऐसी कंडीशन में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स दूं या पहले देश को बचाऊं? तो इमरजेंसी के केस में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के केस में फंडामेंटल राइट्स को कौन सी भाषा में बोल रहा हूं मखदूमा, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को, मूलभूत अधिकार जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। उसको ये याद रखना है आप लोगों ने। आपको सबसे ज्यादा इजी लगने लगेंगी पॉलिटी, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले देश को बचाना है हम लोगों ने। अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आ गया तो ओके,
तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है। केवल 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है आप लोगों के जिनको निलंबित कभी नहीं किया जा सकता, वो है आर्टिकल नंबर 20 और 21। ठीक है, ये कभी भी डिलीट, कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ये इन्होंने जो है ना, ये इनको अमरता का वरदान मिला हुआ है, इन्होंने जो है वो ले लिया है। कौन सा वाला था यार, वो कौन सा वाला था जिसको पीने के बाद में आप अमर हो जाते हो, क्या था वो जिसको पीकर अमर हो जाते हो आप लोग, वो पी लिया इन लोगों ने, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, 20 और 21 ने, तो 2020 और 21 याद रखना आप लोग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 20 के अंदर में आप लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको कुछ बचाव दिए जाते हैं दोषी पाए जाने पर भी, या फिर कोर्ट में कन्विक्ट होने के बावजूद भी कुछ अधिकार है, कैदियों के अधिकार। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 21 जो है आप लोगों का जीवन का अधिकार है। अमृत, वेरी गुड, अमृत। तो अमृत पी लिया है आप लोगों ने, इन लोगों ने, कि ये कभी भी खत्म नहीं होते भाई, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तो अधिकार रहेंगे, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आगे में जब ये पढ़ाऊंगा ना तब उसके बारे में और भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे कि हिंदी में बोलिए, जबकि वो बाइलिंगुअल पढ़ा रही थी, फिर भी कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। जी हाँ, मैं समझता हूँ ये चीज को। ठीक है, मुझे पता है ये चीज ये होती है करके, कि यार कुछ लोग डिस्टर्ब करते ही करते हैं। आते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे एक एक करके आर्टिकल्स के ऊपर में। मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे भारत के अंदर में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। बट एक्चुअल में जो आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट्स है वो आप लोगों के, ठीक है, 14 से लेकर 32 तक ही है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक। तो फिर ये 12 और 13 क्या शादी में ढोल बजाने के लिए आए थे केवल? और यहाँ पर मैं 33, 34 और ये 35 क्या है सर, सब बताऊंगा, डोंट वरी, सारे के सारे बताऊंगा। एक्चुअल में फंडामेंटल राइट जो है ना वो आप लोगों के यहाँ पर में है, बट एज अ होल इनको फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बोला जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ फंडामेंटल राइट है और कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ जो है यहाँ पर में भिन्नताएं है, वो यहाँ पर में बताई गई है आप लोगों को। आगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। अब आप लोगों ने कई बार जो है यहाँ पर में, यार अब वो डेटा का तो मैं क्या इशू, मैं क्या ही करूँ, उसका डेटा आपका खत्म हो रहा है तो मतलब मेरे पास, मेरे को तो 360 में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 360 में चल रहा है मेरा और मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो आर्टिकल नंबर 12 जो है फ्रेंड्स ये स्टेट को डिफाइन करता है। तो जब जब स्टेट शब्द आए इसका मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है, स्टेट का मतलब क्या होता है? तो यहां पर में स्टेट का मतलब होता है हमारा हर चीज जो सरकार से रिलेटेड है। हमारी भारत की पार्लियामेंट ये स्टेट है। हमारे भारत के किसी भी राज्य की, राज्य मतलब यहाँ पर में जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, दिल्ली की जो लेजिस्लेचर है वो, पंजाब की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी लेजिस्लेचर है आपका वो स्टेट कहलाएगा। कोई भी म्यूनिसिपैलिटी हो, कोई पंचायत हो, वो स्टेट कहलाएगा। ठीक है, कोई भी सरकारी कंपनी हो, ओएनजीसी हो, सेल हो, एलआईसी हो, कोई भी हो जो सरकारी कंपनी है, वो क्या है, वो आप लोगों का स्टेट कहलाएगा। तो जब जब हम स्टेट की बात करेंगे तो समझ जाना इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्टेट मतलब आप वो राज्य, मतलब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बस वो वाला स्टेट मत समझना। आर्टिकल नंबर 12 में बोला गया है कि इस पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, मतलब जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ठीक है, जितनी भी भारत सरकार की, भारत देश की संस्थाएं है जो सरकारी है, हर एक चीज को यहां पर में स्टेट नाम से पुकारा जाएगा। क्लियर है ये? जहां जहां स्टेट बोलेंगे तो इन सबको इमेजिन कर लेना, ऐसा इसने आर्टिकल नंबर 12 ने खुद बोला है हमें कि देख भाई मैं पहले बता दे रहा हूं, मेरे को बाद में बोलना मत कि बताया नहीं था करके। ठीक है, तो 12 ने पहले बता दिया, मैं क्लियर कर देता भाई। ठीक है, थैंक यू खुशबू कुमारी जी फॉर योर स्वीट कमेंट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने सारी की सारी चीजें। नाउ अब आते हैं आगे में, आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है भाई, मतलब आर्टिकल नंबर 12, यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार, तूने अपनी क्लियर कर दिया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। थोड़ा सा मेरे को भी करने दे यार, मैं भी कुछ बता देता हूँ, है ना, मैं भी कुछ करूंगा यहाँ पर मैं। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 13 बोलता है, देखो भाई लोग, जो भी कानून बनाओगे तुम लोग आगे में जाकर,
जो भी कानून तुम लोग संसद में बनाओगे जाकर आगे में, अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उस कानून को जो है, सुप्रीम कोर्ट को मैं ये अधिकार देता हूं और हाई कोर्ट्स को मैं ये अधिकार देता हूं कि इस कानून को रैप कर दो, खत्म कर दो, फिनिश कर दो, खलास कर दो। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 ने स्टेट की डेफिनेशन दी और आर्टिकल नंबर 13 ने जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं उसको, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा बोला जाता है इसको, ये यूएसए से लिया है हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट। तो आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि अगर कोई भी कानून इन फ्यूचर जाकर बनता है और वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, रद्द कर दिया जाएगा, बिल्कुल ये वाली बात है। तो 12 और 13 बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बट अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का पावर दे दिया है इसने। हमने यूएसए से लिया ये कंसेप्ट कि भाई कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाएगा तो उसको वॉइड घोषित या फिर रद्द कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, यही है। ठीक है, चलो शमा शर्मा बोल रहे पहली बार समझ में आया सर, वाह, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 12 और 13 समझ में आ गया अब अपने को। 12 ने बोला स्टेट की डेफिनेशन क्या रहेंगी, स्टेट अपने को समझ गया, स्टेट मतलब हर सरकारी, हर चीज स्टेट। आप सरकारी टीचर बन जाओगे आप भी स्टेट बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि भाई 12, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, मुझे भी बोलने का कुछ अधिकार दिया जाए। आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स आगे में आने वाले उनके खिलाफ कोई कानून बनेगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार रहेगा कि उस कानून को रद्द कर दे। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा गया है। ठीक है, ये यूएसए से हमने लिया था। गजब, खत्म हो गई बात। आते हैं अब हम लोग यहाँ पर में हमारे कुछ क्वेश्चन की तरफ में भी आ जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन के जरिए 1978 के अंदर में कौन से वाले अधिकार को निलंबित कर दिया गया था, ये बता दो आप लोग। तक खर्चा हो गया मालिक, तो आंसर कर ही दो। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे ही आप लोगों ने आंसर करते रहना है। ठीक है, गुड। तो राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक्चुअल में ना क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकाल के 44th अमेंडमेंट और 1978, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आप लोगों के कुछ अधिकार है। ठीक है, ये 6 अधिकार है आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक एक करके हम इसके ऊपर में बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं सारे आर्टिकल्स आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये देखो ना, ये एक अधिकार जो है ना, ये आपका ग्रुप है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जॉइंट फैमिली है। ठीक है, जस्सूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली एक शो आता था, कितने लोगों ने देखा एनडीटीवी इमेजिन के ऊपर में, मेरे जमाने के कौन है। ठीक है, मैं मतलब भिड़े के जमाने का नहीं हूं मैं लेकिन आप समझ लो, एक शो आता था जस्सूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली, मतलब बहुत सारे लोग थे उस फैमिली के अंदर में, वो शो ही था, बड़ा बड़ा मस्त शो लगता था मुझे। ठीक है, जस्सूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली। अब ये जॉइंट फैमिली है फंडामेंटल राइट्स की। हर मतलब इसमें इसके काफी सारे बच्चे हैं फंडामेंटल राइट के, हर बच्चे के अपने भी कुछ परिवार है। जैसे राइट टू इक्वालिटी का अपना खुद का परिवार है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक का। ठीक है, तो राइट टू, ठीक है, इक्वालिटी में 14 से लेकर 18 तक का आप लोगों का क्या है, अधिकार है, याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रख सकते हो आप लोग इस चीज को, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक। उसके बाद में दूसरा वाला परिवार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक के जो आर्टिकल है आप लोगों के। ठीक है, राइट टू, ठीक है, राइट टू फ्रीडम वाला परिवार है। ये एक ही परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है ये, लेकिन न्यूक्लियर भी है इसके अंदर में। ठीक है, जैसे कि आजकल काफी सारे लोग ज्वाइंट फैमिली के अंदर में रहते हैं, कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलो, तो राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 का तक का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
शोषण के खिलाफ अधिकार, ये छोटा सा परिवार है, बस ये मियाँ बीवी, बस इनके बच्चे नहीं है छोटे से। 23 और 24, बस 23 और 24 खत्म। 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार, भाई कोई शोषण ही नहीं कर रहा है यहाँ पर में। बच्चे लोग नहीं तो शोषण कर डालते आप लोगों का। बच्चे लोग कि रात रात भर सोने नहीं देते, जिसके भी बच्चे, उसको पता होगा, जिसके बच्चे होते वो सो नहीं पाता रात रात भर। यार पहले सो जाते थे ये, इसको 2 बजे इसको उठना होता है, दिन भर तो बढ़िया आराम से सोया रहता है, ठीक है, रात भर हमको सोने नहीं देता। ऐसा होता है ना, जिन लोगों के होंगे बच्चे उनको पता होगा। फिर उसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक आप लोगों का, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप कल्चरल हो जाते हो, एजुकेशन भी पूरा हो जाता है आपका 29-30 तक, सब आपका एजुकेशन और कल्चर दोनों हो जाते हैं आप लोगों के, शादी उदी हो जाती है, ऐसा समझ के रख लेना कुछ तो भी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, रेमेडी जो है ना, आप जब भी रेमेडी उपचार कराने जाओ तो आपको सुप्रीम डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। कभी भी खराब डॉक्टर के पास मत जाना, हमेशा सुप्रीम डॉक्टर के पास में जाना, ताकि आप लोगों की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है, अच्छे से ठीक हो जाए। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार, तो उपचार के लिए तो सुप्रीम जगह पे ही जाएंगे भाई हम लोग, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग। तो अगर कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार केवल अकेला ही है। ये लड़के की शादी होने की बची है, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके मैं सारे आपको बताऊंगा। ये ना, ये कंसेप्ट ही लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, परिवार, राइट टू इक्वलिटी वगैरह वगैरह। अब समझ में आ गया आप लोगों को आसानी से। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं जो लोग हैं वो लिख रहे हैं कि सर अब समझ में आने लगा है चीज की क्या है ये, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आगे मैं पूरा बताऊंगा आपको, अगर कोई भी चीज छूटी है ना आप लोगों की समझने में, पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ध्यान से समझना बस। राइट टू इक्वलिटी वाले परिवार को ले लेते हम लोग पहले, इसको, इसके परिवार को समझ लेते पूरा का पूरा, इसको साइड में लेते, इसको पूरा समझेंगे हम लोग यहाँ पर में। राइट टू इक्वलिटी, 14 से लेकर 18 तक के जो अधिकार है वो राइट टू इक्वलिटी वाले फैमिली के अंदर में आते, इस वाले पार्ट के अंदर में आते, ठीक है। ओके, 14 से लेकर 18 तक। अब आर्टिकल नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल नंबर 14 की बात करूं, तो ये बोलता है कि कानून के सामने सभी लोग समान रहेंगे, ठीक है, और कानून जो है वो सभी का समान संरक्षण भी करेगा। दो चीजें इसके अंदर में बताई गई है, दो चीजें, मेरे साथ साथ में बोलो मन में। निशी सिंह जी आप लेट आए क्या? 31 नंबर के आर्टिकल यार मैंने पहले ही बताया कि डिलीट कर दिया गया है। मैं लेट आते हो फिर बाद में मतलब दिक्कत हो जाती है ना, फिर समझता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, तो टाइम पे आ जाया करो प्लीज, ठीक है। उसको डिलीट कर दिया गया, पहले स्टार्टिंग में ही बताया मैंने आपको। आर्टिकल नंबर 14 में दो बातें बोली गई, ऐसे करो मेरे साथ साथ में, घर वाले पागल समझे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलना दानी सर के साथ में कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर में, दो है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, विधि के सामने समानता है, कानून के सामने समानता, कानून के सामने आप सेम रहोगे, चाहे हो आप हो अकबर हो, अमर हो, अकबर हो या एंथनी हो, आप कानून के सामने समान रहेंगे, सीता गीता, ठीक है, कोई भी रहो आप, समान रहोगे कानून के सामने। ओके, कानून के सामने समानता। अब कानून क्या हमेशा सजा देने के लिए होता है क्या? आप बताओ, कानून हमेशा सजा देने के लिए होता है क्या? नहीं ना, कानून आपको बचाता भी है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने आपको समान संरक्षण भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है बड़े व्यक्ति हो तो आपको जल्दी सजा मिल जाएगी और आप छोटे व्यक्ति हो तो आराम से चलो चल रहा है केस, जबकि भारत में ये होता है। बट कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है। आप देख लेना कि कोई छोटा मोटा इंसान ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाए, ठीक है, तो सुलट जाता। कोई बड़ा इंसान ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाए एकदम ही, मतलब उसको पूरा न्यूज बन जाएंगे और पूरा पूरा जो है ना वो हो जाएगा एकदम, न्यूज बन के उसको सजा होंगी बहुत सारी कुछ तो भी। वैसे गलत दोनों है, दोनों गलत है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल ड्रग्स को प्रॉब्लम बहुत खराब बात है, कोई नहीं लेना, ठीक है। लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वली ट्रीट करना चाहिए यहाँ पर मैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये दोनों दो चीजें आप लोगों की। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला जो कंसेप्ट है ना, पहला वाला आर्टिकल नंबर 14 का, ठीक है, ये हमने ब्रिटिश ओरिजिन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, दोनों का मिक्सचर बना के हम लोगों ने ले लिया। वैसे भी चूड़ा बनाना हम लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आगे मैं रिवीजन कराऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए आप लोग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बोलता है कि भाई कोई भी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, कुछ लोगों का सवाल आएगा कि सर जन्म के
स्थान के आधार पर भेदभाव तो होता है, ठीक है। तो धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म का स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप। रेस मतलब वर्ण की, कौन से वर्ण से बिलोंग करते हो आप, काले हो, गोरे हो, क्या है आप लोगों का वर्ण, ठीक है। कास्ट, कौन से कास्ट से हो, सेक्स, लड़का हो लड़की हो, या आपका जन्म कहाँ हुआ है, इसके आधार पर, केवल इनके आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। तो इनके आधार पर राज्य मतलब स्टेट, जो पूरी की पूरी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है, वो भेदभाव आपके साथ में नहीं कर सकती। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर लेकिन भेदभाव तो अब भी हो गया, और मैं तो अभी बोलता दो भेदभाव हो गए। एक तो बिहार वालों ने बोल दिया कि बाहर के कोई भारत का जो बिहार का नहीं है रहवासी, उसको हम बीपीएससी भरने नहीं देंगे, और दूसरा लड़कियों को हम देंगे रिजर्वेशन। ये तो दोनों हो गए यहाँ पर में, ठीक है। अब यहाँ पर में कोई एक है जिन्होंने बोल दिया कि कास्ट में भी होता है सर, कास्ट के आधार पर भी भेदभाव होता है, कास्ट को भी रिजर्वेशन। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सेप्शंस मतलब कि खुद की बात से पलट जाना, जिसको शास्त्रों में दोगलापन कहा गया है, वो हमारे संविधान के अंदर में ही है। बताता हूं कैसे। हमारे संविधान के अंदर में ये बोला गया है कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, इररिस्पेक्टिव की इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो, चाहे वो इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो। अगर राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, और इसी का इस्तेमाल करके बिहार सरकार ने महिलाओं को दे दिया, और ये अच्छी बातें दिया है। मैं अप्रिशिएट करता हूं जो भी अधिकारीगण है या सरकार में जिसने भी फैसला लिया है, अच्छा फैसला है। महिलाओं को आप लेकर आइए सामने में, महिला टीचर होंगी तो लोग अपने बच्चियों को भेजेंगे ये देख करके, देखो ये बनी है टीचर, मैं भी अपनी बच्ची को भेजता हूँ। अच्छा फैसला है ये, ठीक है। चलो, राज्य के नागरिक, ठीक है, मान लीजिए कि राज्य को लगता है कि उसके नागरिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, आप पिछड़े हो गया, ठीक है। अगर राज्य को लगता है कि उसके इलाके के लोग जो है वो पिछड़े हुए हैं, तो वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जिसका इस्तेमाल बिहार सरकार ने किया, और ये बोला कि हम केवल और केवल हमारे राज्य के लोगों को ही यहाँ पर में देंगे, क्योंकि हमारे राज्य मतलब संविधान ने उनको अधिकार दिया, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि ऊपर में बोला गया है कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, बट हमारे ही संविधान के अंदर में उसी आर्टिकल के अंदर में एक्सेप्शन दे रखा है, उसी में बताया है कि तुम कर भी सकते हो करके, ठीक है। सर हम इतने भी कमजोर नहीं है प्रज्ञा रंजन जी, तो फिर सरकार को बोलो कि बाकी लोगों को भी अलाउ करो करके, ठीक है। अरे मान लो ना, अभी फिलहाल के लिए किसी को बताना मत प्रज्ञा कि अभी इतने कमजोर नहीं है, नहीं तो पता चले, अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम इतने कमजोर नहीं हो करके, और सबके लिए खोल दिया, तो फिर बिहार वाले लोगों को जॉब के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे प्रज्ञा। अभी मैं सबके सामने आपको बोल नहीं सकता, समझो बात को, अभी मत बोलो, ऐसे 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 नहीं लिखना होता है। सब लोग आ जाएंगे, दूसरे स्टेट वाले भी। समझती नहीं हो यार तुम भी इतनी छोटी छोटी सी बात को, मतलब रहने दो ना दबी हुई बात है तो, ठीक है। चलो आ जाओ इधर में, यहाँ पर मैं। तो अनुच्छेद 15 जो है बेसिकली आप लोगों का क्या करता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 आप लोगों का भेदभाव से बचाता है। बस इतनी सी बात याद रखना है आप लोगों ने कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म के स्थान, 5 चीजें हैं जिसके आधार पर सरकार आपके साथ में भेदभाव नहीं कर सकती। 5 चीजों के आधार पर, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म का स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ओके, चलो नेक्स्ट चीज के ऊपर में आगे बढ़ते हैं आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स विधि के समक्ष समानता के अधिकार को बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अभी हमने 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं और दोनों को रिवाइज करेंगे हम लोग। आर्टिकल नंबर 14 जो है ये बोलता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी लोग समान रहेंगे। आर्टिकल नंबर 15 जो है वो भेदभाव से बचाता है, भेदभाव से बचाता है। कितने भेदभाव से बचाता है? 5 भेदभाव से बचाता है। जन्म का स्थान, जाति, वर्ण, ठीक है, रिलीजन, धर्म, और आप लोगों का बेसिकली कौन से कहां पर में आपका जन्म का स्थान हुआ है आप लोगों का, ठीक है। इसके आधार पर आप लोगों को क्या करता है, 5 चीजों से आप लोगों को भेदभाव से बचाता है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ओके। लिंग के आधार पर भी, बिल्कुल सेक्स के आधार पर। तो ये आर्टिकल नंबर 15 के अंदर में भेदभाव से बचाव का है। आगे में जब हम लोग देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और चीजें, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मैं पूरा याद कराऊंगा आप लोगों को, वंश बोलो या वर्ण बोलो, यहाँ पर में धर्म, वंश या वर्ण, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर कौन बचाता है। अभी हमने पढ़ाई दो ही है,
तो अब तो आप लोगों को याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए आर्टिकल नंबर 15, ठीक है 15, ठीक है 15 के अंदर में, ठीक है ये याद रखना है आप लोगों ने। वैसे भी जब लड़का 15 साल का होता है ना तो वो स्कूल में होता है, उसका नाम चाहे राहुल हो, उसको रेशमा पसंद आ जाती है, रिहाना पसंद आ जाती है, हो सकता है कि परमजीत कौर हो, उसको जो है सोहेल पसंद आ जाता है। भेदभाव करते ही नहीं 15 साल की उम्र में, समझता ही नहीं ना उतना सब, वो मतलब आ जाता है, वो 15 साल की उम्र ही वैसी होती है बेसिकली, क्या ही बोले। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन, चलो ये हो गया आप लोगों का 15, आर्टिकल नंबर 15। आ जाओ यहाँ पर में आर्टिकल नंबर 16 की तरफ में आते हैं हम लोग यहाँ पर में। ध्यान से देखो आप लोग 16 के अंदर, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर में। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि ठीक है भाई, तुमने भेदभाव तो नहीं किया, 10 साल की 10वीं क्लास में थे, भेदभाव तो नहीं किया, तुमको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, ठीक है क्या करेंगे हम लोग, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सरकारी एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, लोक नियोजन या फिर सरकारी नौकरियों के अंदर में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा ना कि भाई हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जिसके अंदर में सबसे ज्यादा बार अपनी ही बात से पलट दिया गया है, सबको इक्वलिटी देंगे, जी हाँ। बट बट अगर कोई भी अगर सरकार को लगता है कि बैकवर्ड है जाति के आधार पर, उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो रिजर्वेशन आपका आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया है, जो जातिगत आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है। अगर सरकार को लगता है, ठीक है सरकार को लगता है कि भाई किसी को रिजर्वेशन देने की जरूरत है तभी वो एम्प्लॉयमेंट में आ पाएगा, तो उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जबकि बोला है इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सबको, लेकिन यहां पर में उन्होंने कर दिया। जी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसको बोला जा सकता है रंजीता श्रीवास्तव जी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा हमारे देश के अंदर में 2019 के अंदर में संविधान संशोधन होता है एक, जिसमें सरकार ने यह किया कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है आप लोगों का, जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब गरीब है, उन लोगों को नौकरियों के अंदर में और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है, 10% का आरक्षण। ये 2019 के अंदर में किया गया था, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, क्या क्या याद रखना है आप लोगों ने, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2019 10% आरक्षण, ओके। इसका सर्टिफिकेट बनवा लेना जिस जिसके भी पास में है, जिस जो भी है एलिजिबल। मैं आपको बता दूं, अगर सबसे कम किसी का जाएगा, ठीक है, अगर किसी का सबसे कम कट ऑफ जाएगा ना, महिलाओं के अलावा बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो इसी का जाएगा, देख लेना। 103 नंबर का जो संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन 103 इसी से जाएगा, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ मैं। और अगर लड़की हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, मैं आपसे अभी भी कहूंगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लो, अगर आते हो ईडब्ल्यूएस के अंदर में तो बना लो। मैं बोल रहा हूँ ओबीसी से भी कम जाएगा इसका कट ऑफ, मैं आज बोल रहा हूँ आपको, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आज बोल रहा हूँ आपको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का महिलाओं का कट ऑफ ओबीसी से भी कम जाने वाला है, सिंपल सी बात, जो बात साफ बात, ठीक है। और ये मैं एक चीज को नहीं, पूरे जितने भी हुए हैं उस सबकी चीज को बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कोई सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, पेपर हार्ड आएगा तो कम आ जाएगा स्कोर, अगर पेपर इजी आएगा तो स्कोर बढ़ जाएगा, लेकिन जो भी आएगा उसमें सबसे कम ईडब्ल्यूएस महिलाओं का रहेगा, ये बात साफ बात है। नाउ फ्रेंड्स, अब बात हो गई आप लोगों की इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी आप लोगों का जो है क्या मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, सरकारी जो है आप लोगों को जॉब के अंदर में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ये बात की गई है आप लोगों की। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 17 बोलता है कि अगर हमारे भारत के अंदर में कोई भी किसी भी जात पात के आधार पर छुआछूत करता है, हमारे भारत में क्या होता था पहले, मान लीजिए कि यहाँ पर में कोई एक खास जाति का कोई व्यक्ति है, वो कुएं से पानी नहीं भर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी जाति को छोटा माना जाता है, वो मंदिर में नहीं जा सकता, उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जाएंगे भी तो अलग नीचे बैठना पड़ेगा, उनके साथ में भेदभाव होता था।
इसी को अनटचेबिलिटी बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण ऐसे चल रहा है, ठीक है, और ब्राह्मण की जो परछाई है, ठीक है, उसको भी जो है वो शूद्र, अगर कोई नीची जाति का है उसको वो टच हो गई तो उस ब्राह्मण को घर जाके नहाना पड़ेगा। ये वर्ण व्यवस्था की जो हमारी बुराइयां थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो अनटचेबिलिटी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हजारों सालों तक। तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है। अगर आप में से किसी ने भी जात पात के आधार पर अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को प्रमोट किया, आपको जिंदगी भर सरकारी जॉब नहीं मिलेंगी, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अगर जाने के बाद में स्कूल में जाके भी किया तो आप लोगों को जॉब से हटा दिया जाएगा। अनटचेबिलिटी मतलब जात पात नहीं करनी है। तो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, किसी भी छोटी जाति का है इस वजह से इसको मैं टच नहीं करूंगा, ठीक है, या छोटी जाति का है इस वजह से मैं इसको कुएं से पानी नहीं भरने दूंगा, इसको कहा जाता है छुआछूत। छुआछूत मतलब ये नहीं है यहाँ पर मैं, ठीक है, कि सूरज के पास, ठीक है, चराग के पास मोम लाकर देखूं, मोम को चराग के पास लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, लड़की को बोल रहा है कोई, मान लो, वो वाला टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी नहीं है ये। हाँ, ये याद रखना है आप लोगों ने। जाति के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हो किसी के साथ में तो ये ऑफेंस है आप लोगों का, और ये आप लोगों का जो है, ठीक है, क्या है, क्रिमिनल, आप पे कार्रवाई हो सकती है, सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, मैं इस गांव का जयकान शिखरे, मैं यहाँ का राजा अधिराज, महाराजा अधिराज, अदरक लहसन प्याज सब हूँ यहाँ का मैं, ठीक है। ये जो टाइटल्स ले लेते थे ना लोग बड़े बड़े से, यहाँ पर मैं बहुत बड़े बड़े से, ठीक है, श्री श्री आ, जो है विक्रमादित्य, ठीक है, और समुद्रगुप्त, ठीक है, जहांगीर, सलीम, पता नहीं कौन कौन सी बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ले लेते थे, राजकुमार, राजकुमारी। तो ये जो टाइटल्स थे, उपाधियां थी, इन सबको अंत कर दिया गया, बोला इनको डालो कचरे में। अब उपाधियां नहीं रहेंगी आप लोगों की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जितनी भी उपाधियां है, टाइटल्स है, इनका एबोल्यूशन कर दिया गया 18 साल की, 18 आर्टिकल नंबर 18 में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, किसी भी भारतीय सिटीजन को, केवल भारत नहीं बल्कि फ्रेंड्स भारत के बाहर से भी, ठीक है, भारत के बाहर का भी कोई भी टाइटल लेने से जो है, ठीक है, वो प्रोहिबिट करता है, उसको प्रोहिबिट करता है। कोई टाइटल आप लोग नहीं ले सकते हो। अगर आप कोई टाइटल ले रहे हो, कोई भी टाइटल अगर आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप वो टाइटल को रिसीव कर सकते हो। टाइटल का मतलब ही होता है उपाधि, कोई आपको दिया गया है, मान लो आपके नाम के आगे कुछ लगा दिया जा रहा है, कुछ बड़ा सा कुछ तो भी, ठीक है, वो उसको उपाधि बोला जाता है। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे सबसे पहला इसको इसको पता है किसने, इसको सबसे पहले किसने छोड़ा था, राजकुमारी अमृत कौर ने छोड़ा था इसको सबसे पहले, मैं आपको बता सकता हूँ। एक्चुअल में क्या हो रहा था, ध्यान से सुनो, ठीक है। हुआ यूं, वो बैठे थे वो लोग वहां पर, में 6-7 लोग वहां पर, और चर्चा कर रहे थे। श्री राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने बोला कि यार टाइटल्स का अंत करना है, कैसे करें। तो राजकुमारी अमृत कौर ने कहा कि हम क्या करते हैं, मतलब वहां पर में श्री राजगोपालाचारी जी ने कहा कि टाइटल्स का एबोल्यूशन करना है, ये खत्म कर देंगे हम लोग। बाबा साहेब आम्बेडकर भी बैठे थे वहां पर में, ठीक है। तो उनको, उन्होंने कहा कि मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, हमें टाइटल्स का खत्म कर देना, उपाधियां खत्म सब लोगों की, सब इक्वलिटी आ जाएंगी इससे। तो राजकुमारी अमृत कौर थी, उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए बोला कि आज से कोई मुझे राजकुमारी अमृत कौर ना कहे, ठीक है, सिर्फ अमृत कौर कहे, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर ना कहे, सिर्फ अमृत कौर कहे, क्योंकि वो राजकुमारी थी एक्चुअली, इस वजह से उनको राजकुमारी अमृत कौर कहा जाता था। तो सबसे पहले उन्होंने बोला मैं वॉलंटरी अपनी अपनी उपाधि को त्यागती हूँ। तो ऐसे जो है आप लोगों का ये वाली चीजें जो है इन्होंने खत्म कर दी गई थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। डन है आप लोगों का ये चीज। चलिए, जी हाँ, भारत रत्न वगैरह वाला मैं आपको बताता हूँ आगे में, कोई इशू नहीं, पहले आप इधर में आ जाओ, आप लोगों को वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। Which article of Indian Constitution constitutes abolition of untouchability? इस क्वेश्चन का आंसर करो पहले, सबसे पहले।
हाँ, एक चीज और है, वो दो तीन चीजें एक्चुअली वो एक साथ बताऊंगा मैं, पहले इसका आंसर करो आप लोग। जी, तो आंसर आप लोगों का आ गया है फ्रेंड्स। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है आर्टिकल नंबर आप लोगों का 17 में दिया गया। एक एक करके कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। हम लोगों ने देखा 16 के अंदर में क्या था, 17 में क्या था, जो जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करते जाएंगे हम लोग। आर्टिकल नंबर 16 में बोला था कि इक्वलिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, ठीक है, इन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जॉब के अंदर में आप लोगों को इक्वालिटी मिलेगी। आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है, यही एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है उसको निर्मूलन कर दिया जाएगा। सरकारी जॉब के अंदर में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये 16 साल की उम्र में बोला है। लड़के को प्यार हो गया, वो बोला 16 साल की उम्र में कि भाई अब मेरे को जल्दी से काम धंधे पे लगना पड़ेगा, नहीं तो जो अभी 15 साल की उम्र में जो भेदभाव को खत्म करके उसने प्यार किया था, ठीक है, ओके, उसको मिलेगा नहीं। वो 17 साल के अंदर में अनटचेबिलिटी आ जाएंगी उसकी जिंदगी में, ये याद रखना है। और जो टाइटल उसको मिला हुआ है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी वाला टाइटल मिला हुआ है, टाइटल छिन जाएगा उससे 18 के अंदर में। तो ठीक है, तो 15 में भेदभाव खत्म किया था उसने, 14 साल का हुआ लड़का, जवान हो गया, ठीक है। इक्वलिटी उसको समझ में आ गई कि भाई सब लोग सेम है, सब लोग समान है, कानून के सामने सब समान होते हैं। 15 साल के अंदर में उसने भेदभाव खत्म करके जो है वो कर लिया अपना, जो भी करना था उसको पसंद आ गया कोई। 16 साल की उम्र में उसने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। उसको पता था कि अगर 16 साल की उम्र में उसने जॉब नहीं ढूंढी, ठीक है, इक्वलिटी नहीं मिली उसको जॉब के अंदर में, तो 17 साल में अनटचेबिलिटी आ जाएंगी उसके ऊपर में, और उसका जो टाइटल है 18 साल के अंदर में वो एबॉलिश हो जाएगा। तो कहानी को इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, समझ गए ना भावनाओं को, बस इतनी सी बात है, भावनाओं को समझो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 18 का मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, मैं ध्यान से देखिए आप लोग। आर्टिकल नंबर 18 का ध्यान से समझना आप लोग। देखिए, आर्टिकल नंबर 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है, लेकिन जो एकेडमिक आप लोगों की उपाधियां होती है, ठीक है, एकेडमिक उपाधियां, उनको ये एक्सेप्शन देता है, ठीक है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे कि सर, मैडम, ठीक है, जो एकेडमिक जो डिस्टिंक्शन होते हैं आप लोगों के, एकेडमिक डिस्टिंक्शन होते हैं, उनको उनको देता है। शैक्षणिक जो आप लोगों की आप लोग अचीव करते हो, डॉक्टर, आप लोग एकेडमिक करके आपने पीएचडी कर ली तो आपको डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, वो सब आप लोगों को उसको अलाउ करता है, वो यूज कर सकते हो। मिलिट्री, जनरल, मेजर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारी की सारी जो उपाधियां है वो चलती रहेंगी आप लोगों की। तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन या एकेडमिक जो उपाधियां होती है और जो मिलिट्री वाली उपाधियां होती है वो आप यूज कर सकते हो, उसमें रोक टोक नहीं है। इसके अलावा जितनी भी है वो उसको रोक टोक है। इवन भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब भी एबॉलिश्ड है। आप अपने नाम के आगे लिखते समय नहीं लिख सकते आप, ठीक है, जनरली लिख दिया जाता है, बट ऑफिशियली कहीं पे भी किसी भी पेपर के ऊपर में आप लोग उसको नहीं लिख सकते अपने सर्टिफिकेट्स के ऊपर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सर्टिफिकेट्स के ऊपर में कहीं पे भी इसको लिखा नहीं जाता है, ये याद रखना है। हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर में जनरली लिख देते हैं, पढ़ लेते हैं, भारत रत्न वगैरह आर्टिकल नंबर 18 के तहत उपाधि एक्सेप्शनल उपाधि के अंदर में नहीं आता। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्लियर कट ऑर्डर है। तो हम लोगों ने जो पूरा का पूरा देखा था फ्रेंड्स, वो आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या देखा हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 14 के अंदर में, मेरे साथ साथ में रिवाइज करो आप लोग। बेस्ट इजी वे में समझ आ रहा है सर, लव यू सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू हमशाद आलम करीम जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 के अंदर में, जी हाँ, कुल 106 लोगों को पद्म विभूषण मिला था 26 तारीख को, 26 जनवरी 25 जनवरी को 2023
23 के अंदर में, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। चलो नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर में ध्यान से सुनिए आप लोग। आर्टिकल नंबर 14 के अंदर में आप लोगों का कानून के सामने समानता और कानून के सामने इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल नंबर 14 में बोला है। आर्टिकल नंबर 15 में बोला है भेदभाव से बचाओ, भेदभाव नहीं करेंगे आप लोगों के साथ में। तीसरा जो है आप लोगों का 16 के अंदर में बोला है इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। 17 के अंदर में अगर जॉब नहीं मिली तो अनटचेबिलिटी आ जाएंगी, ठीक है, छूना ना, बिल्कुल भी टच भी नहीं करना, मतलब समझ जाओ आप लोग, मतलब याद रखने के लिए जस्ट, ठीक है। अब बड़े हो गए ना, मैं बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहा यहाँ पर मैं कि मैं शर्मा शर्मा के पढ़ो, हाय मैं शर्मा गया करके कि यार मैं क्या बोलूं, बड़े लोग हैं यार यहाँ पर, मैं मेरे से ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, पता नहीं क्या है। ठीक है चलो आ जाओ इधर में। ओके 16 ये याद रखना है आप लोगों ने। 17 में अनटचेबिलिटी। 18 के अंदर में आप लोगों का टाइटल्स का एबोल्यूशन, ये याद रखेंगे आप लोग, टाइटल का एबोल्यूशन 18 के अंदर में। अब बात करते हैं हम लोग 19 से लेकर 22 के दूसरे वाले परिवार के अंदर में, ठीक है। ऑफलाइन होगा बीपीएससी का ये वाला एग्जाम आप लोगों का, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये राइट टू इक्वालिटी था पूरा परिवार, अभी राइट टू फ्रीडम का, राइट टू फ्रीडम वाला स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ेंगे अपना क्या यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर में आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 22, ठीक है, ये आते हैं। कितने आर्टिकल्स हैं आप लोगों के आर्टिकल राइट टू फ्रीडम में, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर में कितने आर्टिकल्स आते हैं, ये बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी नहीं। सर आप कब शादी करोगे, जब कोई मिल जाएगा तब। हाँ जी सर आपने सारा याद करवा दिया अभी के अभी, हाँ बिल्कुल अभी के अभी याद होना भी चाहिए। टैक्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है? पुष्पा रे जी, जो लोग जिन लोगों की इनकम 8 लाख से कम है, परिवार की इनकम, और जिनके पास खुद का घर नहीं है, ठीक है, खेत नहीं है, वो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उन लोगों के लिए 10% आरक्षण है, ठीक है। चलो कितने हैं? 4, सब लोगों का गलत हो गया भाई लोग, तुम लोग तो इसको तो भूल ही गए, आर्टिकल नंबर 21A को, इसको कौन करेगा, ये भी तो आर्टिकल है आप लोगों का। 4 वालों तुमको जनता कभी माफ नहीं करेंगी। 19, 20, 21, 21A जो जोड़ा गया था आप लोगों का, ठीक है, वो, और फिर 22, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो टोटल कितने हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर, पता चले वही सवाल पूछे राइट टू फ्रीडम के अंदर में कितने आर्टिकल है, 4, 19 से 22 तक के। आर्टिकल नंबर 21A भी है, वो भी याद करेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 19 की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, इसको खूब चिप में लेते हैं पहले, आजा भाई। आर्टिकल नंबर 19 अपने आप में ही बहुत बड़ा है, ठीक है, जी हाँ शर्मा जी, अपने आप में बहुत बड़ा है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 जो है, ठीक है, वो राइट टू फ्रीडम के अंदर में आता है, ठीक है, बट इसके खुद के 6 बच्चे हो रखे हैं, 6 है इसके अंदर में, ठीक है। ये बोलता है कुछ फ्रीडम देता है आप लोगों को, ठीक है, कुछ फ्रीडम देता है आपको, बोलता है कि भाई आपको फ्रीडम है बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलना भी मतलब कुछ भी बोलते रहो ऐसा वाला नहीं, बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर में ये है कि भाई आप अपनी बात शालीनता के साथ में रख सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर में, ए नहीं बोलना उसको, वो ए बोल, अगर 19A बोलोगे ना आप लोग तो वो एक अलग आर्टिकल बन जाएगा, 19 आपको 1 बोलना है यहाँ पर में, ठीक है, 19(1) बोलना है आप लोगों ने, ठीक है, 19(1), 19(1) के अंदर में, 19(1) के अंदर में दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल नंबर 19(2) में दिया हुआ है कि आप कहीं पे भी पीसफुली असेंबल हो सकते हो, हाँ बस वो कट्टा उट्टा मत लेके आना यहाँ पर में, ठीक है, देसी कट्टा चाकू खुपची वगैरह लेकर आ रहे हो पता चले यहाँ पर में आप लोग, ठीक है, तो ये नहीं करना है आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर में, आप लोगों ने जो है राइट टू असेंबल पीसफुली, और पीसफुली असेंबल होने का अधिकार आप लोगों को यहाँ पर में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 पार्ट 2 के अंदर में। आर्टिकल नंबर 19 पार्ट 3 की बात करूं अगर आप लोगों से, तो यू कैन फॉर्म दी एसोसिएशंस एंड यूनियंस, संघ बनाने का अधिकार आप लोगों को यहाँ पर में दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार, ठीक है, संघ बनाने का अधिकार। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, कि भाई अपन लोगों ने बना लिया सोशल आर्मी जिंदाबाद, दानिश सर की सोशल आर्मी जिंदाबाद, ठीक है। चलिए तो अपन लोगों ने कोई संघ बना लिया, अपन लोगों का अपन ने कोई ग्रुप बना लिया, ये बनाने के अधिकार है आप लोगों को। भारत में कहीं पे भी घूमने का अधिकार, जैसे आप लोगों का जिन जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाता है, चलो घूमने घूमने के लिए घूमी घूमी करने चलेंगे अपन, तो भारत में किसी भी जगह पे घूमने का अधिकार आप लोगों को, तो क्या क्या है, बोलने का अधिकार,
एसोसिएशन बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ठीक है, फ्रीली अपने परिवार भारत के अंदर में कहीं पे भी घूमने का अधिकार, ठीक है। लड़कियां जिनकी स्पेशली शादियां हो चुकी है वो तो बड़ी खुश होंगी इस अधिकार को लेकर। बोलने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। भारत में कहीं पे भी घूमने का अधिकार है तो लेकर चलो घूमने के लिए, ठीक है। तो ये अधिकार तो मतलब आप बोल सकते हो कि भाई ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है करके। चलिए चलो, संघ बनाने का अधिकार भी आप लोगों को, ठीक है, किटी पार्टी कर लो, भारत में कहीं पे भी घूमते रहो। भारत में कहीं पे भी जाके बसने का भी अधिकार है आपको, रिसाइड होने का, कहीं पे भी जाके भारत के किसी भी भारत के इलाके के अंदर में सेटल डाउन होने का अधिकार है आप लोगों को। ओके, तो भारत के किसी भी पार्ट के अंदर में आप जाके सेटल डाउन हो सकते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। कोई भी बिजनेस या ट्रेड को आप शुरू कर सकते हो अपने मनमर्जी का, ठीक है, भारत के अंदर में। बट पता चले कि आप जो है यहाँ पर में चरस और गांजा बेच रहे हो, ऐसा मत करना भाई लोग। जो लीगली अलाउड है वही वाला बिजनेस, ठीक है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, भारत में कहीं पे भी जाकर रह सकते हो, अंडमान निकोबार में जाकर पानीपुरी का ठेला लगा लो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। कहीं पे भी जाके ट्रेवल कर लो भारत के अंदर में, कुछ नहीं बोलने वाला। एसोसिएशन बना लो, पीसफुल जो है यहाँ पर में हड़ताल असेंबली करना है, इकट्ठा होना है, गेट टुगेदर करना है, कर लो, कोई आप लोगों को नहीं बोलने वाला। और बोलने का अधिकार है, बोलने के अधिकार के अंदर में ही फ्रेंड्स, इसमें ही फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आ गया आप लोगों का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। प्लीज इसको याद करिए आप लोग, मैं आपको जितना इजीएस्ट वे में समझा सकता हूँ ना, मैं सारी की सारी चीजें जो है, ठीक है, समझाने की कोशिश करो आप लोगों को, एकदम ध्यान से समझिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो आपकी मीडिया है या प्रेस है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार कहीं पे अलग से नहीं लिखा है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 19 में सब क्लॉज 1 जो है ना, वही फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी डिफाइन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे डिसीजन के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आर्टिकल नंबर 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी के अंदर को आप अपने आप समझ लो, ठीक है, अपने आप समझ लो, ठीक है। जब आप लड़की से पूछते हो कि बता दे रही हाँ या ना है, वो शर्मा के हंस के चली जाती है कि समझ लेना करके, बस वैसी वाली बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसमें अपने आप समझ लो, बोला सुप्रीम कोर्ट की, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस उसके अंदर में है ही है, बस ऐसी समझ लो वाला बात है। इट शुड गो विदाउट से, इसको मतलब अगर मैं प्रॉपर इंग्लिश में बताऊं आपको तो ऐसा कहा जाता है, इट शुड गो विदाउट से, ऐसा बोलते हैं उसको, कि बिना लिखे ही वो समझ जाने वाली बात है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके अंदर में आता है। नाउ अब जो है फ्रेंड्स, ये वाली जो चीजें हैं आपकी आर्टिकल नंबर 19 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। सर रियली अब लग रहा है कि अब सब याद रह जाएगा। यास्मीन परवीन जी, क्या बात है, बहुत इजीली याद हो रहा है सर, रियली अप्रिशिएट योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। दानिश सर की अकेले की जय नहीं, यहाँ पर मैं पूरे की पूरी टीचिंग परीक्षा की और दानिश सर की पूरी आर्मी की जय, आप सभी लोगों की जय। मैंने कहा था आप लोगों से जो पेशेंस रखेगा उसको लिए मैं पूरी जान लगा दूंगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात, ये अधिकार तो दिए आप लोगों को, क्या ये अधिकार सबको दे दे? क्या ये अधिकार सबको दे दे? बोलू ओसामा बिन लादेन को, आ भाई, ठीक है, आजा भारत में घूम ले, कहीं पे भी टेरिटरी के अंदर में लगा ले, समोसे का ठेला पकोड़े का ठेला लगा ले भारत के अंदर में आके कहीं पे भी, ठीक है, तेरे को खरीद के दे देता हूँ मैं यहाँ पर, मैं बिहार के पटना के जो है चौराहे के ऊपर में एक कॉर्नर की दुकान। अरे भाई भारत के लोगों को ही दे दे, ये बहुत बड़ा अधिकार, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इट्स ओनली अवेलेबल फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल भारत के जो है, ठीक है, केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है, ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके ऊपर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सोवरेनिटी, भारत की संप्रभुता के ऊपर में कोई खतरा है, भारत के इंटरनल मामलों के अंदर में कोई खतरा है, भारत की अखंडता पर मान लो कि चाइना ने हमला कर दिया उधर में, उधर चाइना ने हमला कर दिया और यहाँ पर में जो है मेरा भाई छोटू सिंह यादव बोल रहा है कि सर मेरे को चेक करना है कि नाक बीच में आती कि नहीं आती, मेरे को प्योंगयांग लेक जाना है, ठीक है, वो चेक करने की नाक बीच में आती कि नहीं आती। अरे मेरे लाल, तेरे नाक के बीच, तेरे नाक के चक्कर में मतलब मारा जाएगा खुद भी, कि नाक बीच में आती कि नहीं आती, वो चेक करना है तेरे को। तो मतलब अगर कोई कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तुम्हारे, तुम थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ पर मैं आर्टिकल 19 में लिखा है कि कहीं पे भी घूमने दो, घूमी घूमी करने दो हमको करके नाक। अब नहीं जाने दे सकते यार, समझ बात को। कोरोना आया हुआ है, तुम बोल रहे हो कि मेरे को जाना है घूमने के लिए पार्क के अंदर में, ठीक है, बहुत दिन हो गए सर मिला नहीं करके, ठीक, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं।
केवल और केवल, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए अवेलेबल है। ठीक है सर, अदर कंट्री में जाके बिजनेस कर सकते हैं क्या? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के अंदर में कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। दूसरे देश में जाके बिजनेस करना है तो उनका संविधान पढ़ना पड़ेगा, उनके संविधान में क्या लिखा हुआ है वो देखना पड़ेगा आपको, वो अलाउ कर रहे कि नहीं कर रहे। अब इधर आ जाओ यहाँ पर मैं, चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को आर्टिकल नंबर 19। ये समझाना मेरे लिए बड़ा मतलब एक डिफिकल्ट टास्क था। अगर आपको समझ में आ गया है सब लोगों को तो मैं समझूंगा मेरा काम आसान हो गया करके आप लोगों को। मेरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, सिलेबस 15 जुलाई तक खत्म हो जाएगा आपका। आ जाओ यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात आते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 20 की। अब मान लो कि आपको पुलिस उठाकर लेकर गई, पुलिस उठाकर लेकर गई और आपको कन्विक्ट भी कर दिया गया, मतलब दोष सिद्धि भी हो गई आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों की दोष सिद्धि भी हो गई आप लोगों की। तो क्या करें आप लोगों को? तो दोष सिद्धि होने के ऊपर में आर्टिकल नंबर जो 20 है वो 3 प्रोविजंस बोलता है। आर्टिकल नंबर 20 बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि कोई भी पर्सन को, ठीक है, कोई भी जो अपराधी है उसको तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कुछ करने के समय जो अपराध के रूप में ले लिया है, आरोपित है, ठीक है, मतलब कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अगर मान लीजिए कि उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, किसी भी चीज का जो है, जब वो काम कर रहा था उस समय वो कानून नहीं था, तो उस व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को आप लोग जो है सजा नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको आसान भाषा के अंदर में। मान लीजिए कि आपने आपने जो है चीटिंग की, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में थे, आपने चीटिंग की। जब आपने चीटिंग की उस समय का कानून ये था कि जिस एग्जाम में, जिस पेपर में आपने चीटिंग की, आपने इंग्लिश के पेपर में चीटिंग की, तो केवल और केवल इंग्लिश के पेपर से आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको वो पेपर बाद में वापस से देना पड़ेगा। ये प्रावधान उस समय था। लेकिन प्रिंसिपल से आपने पंगा ले लिया था, आपने प्रिंसिपल की लड़की को प्रपोज करके रखा हुआ था, वो तो सोच के रखा था कि भाई इसको तो इससे तो बदला लूंगा मैं। उसने क्या किया, अगले दिन रूल बना दिया। उसने देखा कि ये तो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, उसने अगले दिन रूल बनाया आपके लिए, मतलब सबके लिए, कि अगर एक भी पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़े जाओगे तो सारे पेपर से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। बट आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि अगर आपको सजा देनी है तो जिस समय जो सजा दी गई थी आप लोगों को, ठीक है, जिस समय सजा दी गई थी उस समय क्या कानून था आप लोगों का, उसके अनुसार आप लोगों को सजा दी जाएगी। ठीक है, उस टाइम के अनुसार। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। आफरीन फातिमा जी, बिल्कुल 8 तक की, मतलब पीआरटी के अंदर में आपको 8 तक की करना है। ओके, तो ये इसका मतलब है कि भाई कोई भी व्यक्ति को बाद में कानून बनाकर पहले जिस समय उसने काम नहीं किया था उस समय सजा नहीं दी जा सकती। नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब है कि मान लो एक व्यक्ति को एक ही काम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक एक जो है उसने अपराध किया है तो उसके लिए 2 बार उसको सजा नहीं हो सकती। अगर एक बार सजा दे दी तो दूसरी सजा नहीं मिलेगी उसको, एक काम के लिए एक ही बार सजा मिल सकती है आप लोगों से। ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट है आप लोगों से, कोई भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद में है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जी हाँ जी भाई लोग, आज मैं एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी की हत्या मैंने की थी, मैंने मारा था, मैंने उसको जहर दिया था, ठीक है, वो अपने आप नहीं मरा, मैंने मैंने उसको मारा था, ठीक है, मेरे को फांसी पे लटका दो। मैं बोल रहा हूं मैंने मारा था। अरे लेकिन सर आप तो उस समय पैदा, अरे मैंने बोल रहा हूं मैंने मारा था करके उसको, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। मतलब आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, तो आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर आप कल जाके बैठ भी जाते हो पुलिस स्टेशन के अंदर में, जी मैंने जो है वो कत्ल करके आया हूँ, ठीक है, मैंने जो है लाश नाली में फेंक दी है, अब ढूंढ सके तो ढूंढ लो, मेरे को फांसी पे लटकाओ, मेरे को नहीं पता, मेरे को फांसी पे लटकाओ करके, तुम, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं जीना है यहाँ पर। मैं एक तो बीपीएससी वाले बता नहीं रहे फिर ठीक से कि क्या सिलेबस देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, 5 नंबर 5 ऑप्शन होंगे, 10 ऑप्शन होंगे, बता नहीं रहे, मेरे को नहीं पता, मैंने खून किया, मेरे को लटका दो। तो इसका मतलब क्या है कि वो लटका देंगे आपको? नहीं,
वो चेक करेंगे कि सच में आपने किया है कि नहीं किया है। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि आप जो है यहाँ पर में दोहरे दंड से बचते हो, साथ ही साथ आप जो है खुद के आत्म उत्पीड़न से संरक्षण आपको दिया जाता है। आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ठीक है, स्वयं के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। तो आर्टिकल नंबर 20 बहुत डिफिकल्ट लगता है काफी सारे लोगों को, बट आप लोगों को आसान लगेगा। ये जो है फ्रेंड्स क्या बोलता है आपका, ठीक है, कि भाई आप कन्विक्शन प्रोटेक्शन आपको दिया गया है दोष सिद्धि के संबंध में। अगर आपने दोष किया भी है अगर, तो भी आपके पास में जो है कुछ आपके लिए संरक्षण है। पहली बात, आपको कोई ऐसे काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जब आपने वो काम किया उस समय में अगर कानून ना हो तो, ठीक है। पता चले यहाँ पर में आप जो है आप जो है वहां पर में रोड के ऊपर में साइड से चल रहे थे, और कल अगले दिन जाके कानून बना दिया गया भाई कि रोड के साइड से चलना भी गुनाह है और आपको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस जांच करती है। जांच में पाया जाता है कि आपने आत्मसमर्पण किया है, वो जो काम आपने किया सच में किया है क्या, तभी सजा होती है। नहीं तो जाके आत्मसमर्पण कर दो, कुछ नहीं होता अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे तो, ठीक है, ये याद रखना है। तो आत्मसमर्पण करना और ये वाली चीज करना अलग चीज है आप लोगों की। उसके बाद में डबल जुए पार्टी नहीं हो सकती, मतलब दोहरा आप लोगों को 2 बार सजा नहीं हो सकती, मतलब आपको जो है दोष सिद्धि से फिर से बचाव मिलता है आप लोगों को। उसके बाद में जो है कि तीसरा वाला आप लोगों का ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने खिलाफ अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आपका वाईटी वीडियो देखकर ऐसा अब लग रहा है कि बीपीएससी कल एग्जाम ले ले, जीएस पोर्शन भी नहीं छूटेगा। रियली थैंक यू सर, चलो बहुत अच्छी बात है अदावत अली जी, ठीक है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल नहीं छूटेगा, सब सारा का सारा अच्छे से हो जाएगा आपका। आर्टिकल नंबर 21, ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत सिंपल सा है। जीवन का अधिकार, भाई हर किसी को जीवन का अधिकार है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21, जितने भी सिटीजन्स आप लोगों के यहाँ पर में है भारत के, उनको और फॉरेनर्स को सभी को जीवन का अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 21 भारत के लोगों को भी है आप लोगों का, ठीक है, भारत के लोगों को भी है, और भारत के बाहर के लोगों को भी है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। भारत के बाहर के लोग मतलब विदेशी लोगों को भी है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि जीवन के अधिकार के तहत ही, जब तक के कोई कानूनी प्रक्रिया ना हो जाए, जब तक आपको कोर्ट सजा ना सुना दे मौत की, तब तक आपको जीवन जीने का अधिकार है। और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि अजमल आमिर कसाब, जिसने इतने लोगों की हत्या की थी, उसको भी जीवन का अधिकार था, और जब तक कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई तब तक उसको हमने फांसी पे नहीं लटकाया, नहीं तो अदरवाइज उसी दिन उसको हम फांसी पे लटका सकते थे। बट हमारे देश के संविधान के अंदर में ही आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे फॉरेनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जीवन जीने का अधिकार है यहाँ पर में। ओके, चलिए। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी सारी चीजें जो आपके जीवन के लिए जरूरी होती है, जैसे कि आपको जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ठीक है, खाना जरूरी है सनम, काम धंधा जरूरी है सनम, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट जरूरी है, आप लोगों को एजुकेशन जरूरी है, ठीक है, छत जरूरी है, मेडिकल केयर जरूरी है आप लोगों को, ओके, और साफ पानी जरूरी है आप लोगों को। तो जितनी भी चीजें आप लोगों की, ठीक है, जितनी भी जरूरी ऐसी चीजें हैं, इवन आजकल तो प्राइवेसी भी जरूरी है। नहीं तो पता चले कि आपका चैट अगर कोई पढ़ ले ना, आपकी व्हाट्सएप की चैट पढ़ ले आपकी, ठीक है, तो मम्मी इतना धुलाई करेंगी, इतना धुलाई करेंगी, ठीक है, कि बेटा ये मेरी इतनी सारी बहुएं कैसे आई, तेरे को अलाउड नहीं है, तेरे को पता है ना कि तेरे को अलाउड नहीं है करके, तेरे को 4, ठीक है, क्या तूने 8 कैसे रखी है करके यहाँ पर में इतनी सारी असो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली प्राइवेसी भी जरूरी है कभी कभी जिंदा रहने के लिए। तो प्राइवेसी, राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार जिसको बोला जाता है। तो निजता जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, निजता आप लोगों का राइट टू लाइफ के अंदर में आता है, जीवन के अधिकार के अंदर में आता है, ठीक है। चलो, तो ये याद रखेंगे आप लोग, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको पूरी याद नहीं करनी है, जस्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई जितनी भी चीजें आप लोगों की जीवन के लिए जरूरी है, जैसे आपको काम धंधा जरूरी है, आपको काम नहीं मिलेगा आप लोगों को तो आप खाओगे कैसे, कमाओगे कैसे, हेल्थ नहीं मिलेंगी तो कैसे करोगे, साफ हवा नहीं रहेंगी तो कैसे जियोगे आप लोग अच्छा जीवन, एजुकेशन, ठीक है, जरूरी है आप लोगों के लिए। उसके अलावा जो है आप लोगों को मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है, कभी भी अगर मान लीजिए चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स जिंदगी के लिए जरूरी है। तो ये सारा आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में आ जाता है जीवन के इसमें। अब मैं आप लोगों को बता दूं, राइट टू प्राइवेसी, एक क्वेश्चन आया था, राइट टू प्राइवेसी जो है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आता है। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर में आता है। तो राइट टू इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट भी होना चाहिए सर, आगे में जाके होगा, अभी फिलहाल में तो काफी सारी जगह पे इंटरनेट मौजूद नहीं है, लेकिन आगे में होगा। राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने।
ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 का, ये भी याद रखोगे आप लोग। ओके, अब देखिए जो है आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं लेकर चलना चाहूंगा। हम लोगों ने सोचा कि भाई अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बट क्या कि केवल जीवन जीना है? अच्छा जीवन जीना है, और अच्छा जीवन जीने के लिए एजुकेशन भी जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो हमने क्या किया, हमने जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 21 के जस्ट बाद में, आर्टिकल नंबर 21 के जस्ट बाद में एक आर्टिकल और जोड़ दिया, 21A। ठीक है, हम चाहते तो इसको कहीं और भी जोड़ सकते थे, बट हमने आर्टिकल नंबर 21 के साथ में ही क्यों जोड़ा 21A को? क्योंकि ये जिंदगी से रिलेटेड है। अच्छा जीवन जीने के लिए आप लोगों को जो है क्या होता है, एजुकेशन की जरूरत होती है। तो 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय में सरकार में थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है फ्रेंड्स एक कानून पारित करवाया, एक संविधान संशोधन किया बेसिकली, आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा। इसमें यह बोला गया कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको क्या होगा, उनको मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन दे, मुफ्त और कंपलसरी, ठीक है, एजुकेशन उनको दिया जाए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ये याद रखना है आप लोगों ने। सरकार ने 2002 में 21A केवल जोड़ा था, इसको लागू कब किया गया पता है आपको? करीब करीब 8 साल बाद 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। राइट टू एजुकेशन जो है वो इसको लागू, देखो ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि संविधान में जोड़ दिया तो अपने आप लागू हो जाता है। संविधान में लिख कर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पर कानून बनाया जाएगा और कानून बनाकर उस पर उसको लागू करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 21A में बोला गया कि अधिकार है बच्चों का कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, लेकिन ये कब से लागू होगा वो सरकार डिसाइड करेगी। तो 2009 में, ठीक है, आपको पता है आरटीई एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, आरटीई एक्ट 2009। अब ये जो आरटीई एक्ट 2009 है ये बेसिकली लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखोगे। तो आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर में ये बोलता है कि भाई आप लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, अभी दोष सिद्धि नहीं हुई है, केवल अरेस्ट किया गया है या डिटेन कर लिया गया, उठा के आपको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, ठीक है, तो आपको क्या अधिकार है? सबसे पहली बात, जब भी आप लोगों को अरेस्ट किया जाता है या कस्टडी में लिया जाता है, आपको यह अधिकार है जानने का कि भाई क्यों, वाई, काइकू, क्यों ले जा रहे हो मेरे को, क्यों ले जा रहे हो उठा के, तो आपको ये जानने का अधिकार है, ठीक है, उसको जो है इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये आर्टिकल नंबर 22 बोलता है आप लोगों को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है आपको जब अरेस्ट करने आएंगे तब, ठीक है। उसके बाद में जब भी आपको उठा के लेके जाएंगे, ठीक है, जब भी आपको उठा के लेके जाएंगे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, कि भाई लो जज साहब देखो इसको उठा के लेकर आया है, ठीक है, दानिश सर की क्लास के अंदर में फालतू कमेंट कर रहा था ये, हम इसको उठा के लेकर आए हैं, ठीक है, दानिश सर ने बोला कि चुपचाप से भाई पढ़ाई के ऊपर में ध्यान दो, फिर भी सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, हम इसको उठा के लाए, आप बताओ क्या करना है करके। अब जज साहब के ऊपर में है, जज साहब सोचेंगे कि इसको पुलिस स्टेशन में रखना है कस्टडी में या इसको छोड़ देना है। पुलिस अपने कस्टडी के अंदर में, पुलिस अपनी कस्टडी में केवल और केवल 24 घंटे तक आपको रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपको कस्टडी में रखना है या नहीं रखना है करके। मैजिस्ट्रेट ने मना कर दिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना, आपने को पता होता है कि यहाँ पर में कोई तो भी एक बच्चा है, ठीक है, वो हर क्लास के अंदर में आके भसड़ मचाता है, हर क्लास के अंदर में आके कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करता है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही क्लास में आएंगे सबसे पहले आके उसको ब्लॉक कर देंगे, भाई उसको ब्लॉक कर दो। इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मान लो ऐसे फिलहाल के लिए कि मान लो कि कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, जितने भी गुंडे बदमाश है सबको पकड़ो और इसको डाल दो जेल में, कि भाई कोई ये दंगा फसाद कर ही ना पाए करके, ठीक है, दंगा फसाद कर ना पाए, उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अनिल कुमार, आपके जो सवाल है ना उसके ऊपर में तो मैं वारी वारी जावा
ठीक है, इतना प्यारा और इतना सुंदर सवाल आपने जो पूछा है, मतलब लिटरली दिल भराया मेरा कि सर आप जितना पढ़ा रहे हो उतना ही पढ़ना है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ मैं? सर मेरा पेपर तो क्लियर हो जाएगा ना? अरे भाई पढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। सर आप सिलेबस तो कंप्लीट कर दूंगा ना? नहीं भाई, यहाँ मैं तो, मेरी भी तो वो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो पूछेगा तभी क्लियर होगा, तभी सिलेबस कंप्लीट होगा, ऐसा है। नहीं भी पूछेगा तो भी करूंगा ही कंप्लीट। तुम्हारी पहली एग्जाम हो सकती है यार, मैं कितने दिन में 10 जगह पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? अलग ही है यार। चलो, अगर आप लोगों को मान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल भी दिया जाता है तो आर्टिकल नंबर 22 के अनुसार ये आपका 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो कि रितु कुमारी जो है, ठीक है, रितु कुमारी को मेरे को प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं यार, लड़के को ढूंढना पड़ेगा सर, का लड़का का है। ठीक है, अमित सिंह है मान लीजिए, ठीक है। अपन ने क्या किया, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में डाल दिया, ठीक है, उनके कमेंट्स के कारण उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में डाल दिया हम लोगों ने। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में हम लोगों ने डाल दिया, तो कितने देर तक रख सकते हैं हम उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में? 3 महीने तक रख सकते हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल की एडवाइजरी बोर्ड एक बिठाया जाए और वो बोले कि नहीं इसको और ज्यादा जेल में रखने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर में फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान से समझना कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है आप लोगों का, ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको निवारक निरोध भी बोला जाता है, निवारक निरोध, अगर किसी व्यक्ति को इस संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है कि वो कुछ हल्ला मचा सकता है, कुछ हो हंगामा मचा सकता है, तो आप उसको मैक्सिमम कितने दिनों तक जेल में रख सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेंशन में? 3 महीने तक। क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, ठीक है। एक जो है सलाहकार बोर्ड बनेगा और उसके उसके पास अगर पर्याप्त कारण है तो इसको और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और ये हाई कोर्ट के निगरानी में बनता है ये सलाहकार बोर्ड, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। मैं बहुत ज्यादा और भी जा सकते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। सर जब सब एक साथ पढ़ रहे हैं तो जेंडर बायस कैसा? ठीक है दीक्षा पांडे जी, मैं आपको भी ब्लॉक कर देता हूँ, उसको ब्लॉक किया है मैंने, इस वजह से मैंने बोला था। चलो जी भाई, देखो दीक्षा पांडे ने खुद ने बोला है, मैं इसी वजह से ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला जेंडर बायस क्यों कर रहे हो सर, मैंने एक्चुअली मेरे को उनको ब्लॉक करना था, वो उन व्यक्ति को, तो मैं दीक्षा को भी कर देता हूँ यार, ये सॉरी, मैं मतलब मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि जेंडर बायस हो गया मेरे से। एक मिनट, सॉरी दीक्षा दी। ठीक है, डन, खुश अभी। चलो, now friends, which of the following articles of the constitution of India defines the right to education? right to education जो है आपका बताना है आप लोगों ने, ठीक है। राइट टू एजुकेशन आप लोगों का कौन से अधिकार के अंदर में आता है? 79 and 100 आर गुड स्कोर, बताइए। आर्टिकल नंबर 29, 21A। एक चीज याद रखना आप लोग, आर्टिकल नंबर 21A जो है ना, इसको 21 क भी लिखा जा सकता है हिंदी के अंदर में, तो ये क का मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, क इज सेम, ओके। राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट ऑन, फंडामेंटल राइट कब बना था ये? ठीक, तो आंसर जो है आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 1 अप्रैल को। आरटीई एक्ट बना था 2009 के अंदर में, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। आपको बताना विच ऑफ द आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है ना फ्रेंड्स, इसको आप लोग कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, अनुच्छेद 20 और 21 को। आर्टिकल नंबर 20 के अंदर में जो है आप लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जब आपके ऊपर में केस हो जाता है, ठीक है। तो वो जो केस हो जाता है ना आप लोगों के ऊपर में, तब भी आपके पास में जो कुछ अधिकार बचते हैं कि डबल सजा नहीं दी जा सकती आपको, वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है ये इसके अंदर में दी है आप लोगों की।
उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 21 जो है आप लोगों को ये जिंदगी का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है। तो 20 और 21 जो है आप लोगों का ये दोनों के दोनों क्या है, आप लोगों के कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ये याद रखना है। आगे में और भी बहुत सारी चीजें उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट ये वाला यहाँ तक का हम लोगों ने इसको देखा है हम लोगों ने, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर में देखा हुआ है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, कल इसको और कल खत्म कर देंगे हम इसको। कल मैं आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया है उसकी टेस्ट भी मैं आप लोगों को लूंगा, ठीक है, ठीक है। आज जो पढ़ाया था वो कल मैं इसकी टेस्ट भी आप लोगों से लूंगा, तो उसके अंदर में भी हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। टेक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा पेपर, डोंट वरी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। टीचिंग परीक्षा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, और साथ ही साथ फ्रेंड्स दानिश शेख टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं हमारे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।